नमस्कार दोस्तों। आपने एक जुमला कई बार सुना होगा, राजनीति में कुछ भी हो सकता है, और यह आज सच साबित होते हुए दिखी भी। महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में जो उथल पुथल मची थी, उसकी क्लाइमैक्स बहुत ही एक फिल्मी ढंग से समाप्त हुई है। एक नया मोड़, नया ट्विस्ट के साथ उसका अंत हुआ। कई बार आपने कई टीवी रिपोर्ट्स, मीडिया में या बड़े बड़े जब आप पत्रकारों से की बातें सुनते हैं तो उसमें आप एक बात तो आप लगभग पिछले 8 सालों से सुन ही रहे होंगे कि बीजेपी की जो सेंट्रल मैनेजमेंट है, सेंट्रल टीम है, वो कब क्या फैसला ले और अपने फैसले से वो चौंकाने से कभी नहीं चूकती है। और आज भी ऐसा ही देखने को मिला। चलिए, आज हम बात कर रहे हैं फिर से महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में, और आज आपको हम फिर से एक सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं आज पूरे दिन के घटनाक्रम के बारे में। चलिए शुरुआत करते हैं फिर। आज सुबह यानी कल रात जैसे ही उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दिया, राजभवन जाके उन्होंने पत्र सौंपा राज्यपाल को, उसी समय तय हो गया कि अब मुख्यमंत्री कोई भाजपा का होगा। तमाम खबरें, तमाम मीडिया रिपोर्ट्स, बीजेपी से संबंधित, बीजेपी को कवर करने वाले तमाम मीडिया रिपोर्ट्स या जो भी नेता या देश के लगभग हर व्यक्ति को लगा बीजेपी की मुख्यमंत्री बनेंगे अब। लेकिन दिन घटते घटते अब अगले दिन सुबह हुई, खबर आई कि एकनाथ शिंदे गोवा से मुंबई आ रहे हैं। वो गोवा से मुंबई आए, देवेंद्र फडणवीस से मिले। देवेंद्र फडणवीस के घर पे विधायक दल की मीटिंग हुई, बीजेपी के विधायक दल की और एकनाथ शिंदे के साथ, और वो राजभवन पहुंचे। उन्होंने सरकार बनाने का दावा पेश किया और राज्यपाल ने स्वीकार किया और शाम के 7 बजे का समय दिया। और जब वो स्टेक क्लेम करने गए सरकार बनाने का, वहीं राजभवन में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी शाम के लगभग 5 बजे के आसपास। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो सबसे बड़ी बात रही, मैं आपको बताता हूं। सबसे बड़ी बात रही कि देवेंद्र फडणवीस ने घोषणा की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री होंगे, और उसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि वो इस सरकार में शामिल नहीं होंगे। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की और क्या बड़ी बातें रही वो भी आपको बताता हूं मैं। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र के लोगों ने कभी भी एमबीए को वोट नहीं दिया था, महाविकास आघाड़ी को वोट नहीं दिया था। जो भी हुआ, सरकार बनी, पहले जो महाराष्ट्र में वो जनादेश का अपमान था। पिछले 2.5 साल में पूरा अर्थव्यवस्था और भ्रष्टाचार, तमाम तरह के आरोप भी लगाए सरकार पे। दो विधायक उनके जेल में भी, 2 मंत्री जेल में थे पिछले सरकार के, और उन्होंने तमाम तरह के आरोप भी लगाए महाविकास आघाड़ी के सरकार पे। उन्होंने ये भी कहा कि बाला साहेब ने हमेशा दाऊद का विरोध किया, और सरकार जो थी, पिछली सरकार थी, वो उनके सहयोगियों, उनका साथ देने वालों के साथ खड़ी रही और उन्होंने उनका इस्तीफा तक नहीं लिया। तमाम तरह के आरोप लगाए और घोषणा किया कि एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री होंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की सबसे बड़ी बात और सबसे मजेदार बात यही रही, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी होते हुए भी एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार हुई। ये पूरे हिंदुस्तान के लिए एक चौंकाने वाली खबर थी। जो भी राजनीति को कवर करते हैं, किसी ने ये सोचा ही नहीं था कि एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनेंगे। कल रात से अटकलें लगाई जा रही थी कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे, एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन अचानक से उनके नाम का जब ऐलान हुआ कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे, पूरा मीडिया जगत में तहलका मच गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एकनाथ शिंदे भी थे। उन्होंने धन्यवाद दिया देवेंद्र फडणवीस का। उन्होंने बोला ये मेरे लिए सम्मान की बात है, या बीजेपी ने बहुत बड़े दिल रखते हुए हमें मुख्यमंत्री के लिए हमारा चुनाव किया है, हम उनके आभारी हैं। देवेंद्र फडणवीस का आभार प्रकट किया और वो बोले हम सच्चे शिव सैनिक हैं, हम बाला साहेब के विचारों को आगे बढ़ाएंगे। ये उस तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस की तमाम बातें थी। और उसके बाद शपथ ग्रहण की तैयारी हुई। शाम 7 बजे का समय दिया गया राज्यपाल की तरफ से। आए एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, और 7 बजे का समय दिया गया शपथ समारोह का। उसके बीच में भी कई चीजें घटी।
उसको मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाता हूँ। देवेंद्र फडणवीस ने जैसे ही कहा वो इस सरकार का हिस्सा नहीं होंगे, ये तब तक उतनी चौंकाने वाली बात तो थी, बिल्कुल चौंकाने वाली बात थी कि देवेंद्र फडणवीस कहाँ मुख्यमंत्री बनने वाले थे, वो अब सरकार में शामिल नहीं होंगे। लेकिन जैसे ही देवेंद्र फडणवीस ने कहा वो इस सरकार का हिस्सा नहीं होंगे, उनके दिल्ली के उनके जो पार्टी के जो बड़े नेता हैं अमित शाह और जगत प्रकाश नड्डा यानी जेपी नड्डा, बीजेपी के अध्यक्ष, उनके तरफ से देवेंद्र फडणवीस को फोन आया, बोला आप इस सरकार का हिस्सा बनिए, आपके बगैर एकजुट नहीं रह पाएंगे विधायकगण, और आपका सरकार में रहना जरूरी है ताकि एकजुट होकर लोग काम कर सकें और एक छत्र एकनाथ शिंदे का राज ना हो। आप कंट्रोल अपना रखिए सरकार में, सरकार से जुड़िए। कोशिशें की गई देवेंद्र फडणवीस को मनाने की कि आप सरकार का हिस्सा बनिए, फिर भी वो नहीं माने कुछ देर के लिए। उन्होंने बोला मैं सरकार का हिस्सा नहीं बनने वाला हूं। अचानक से फिर ट्वीट आता है जेपी नड्डा जी का, वो कहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा दिल दिखाते हुए उप मुख्यमंत्री का पद स्वीकार किया है और वो इस सरकार का हिस्सा होंगे। उसके बाद अमित शाह जी का ट्वीट आता है कि देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा दिल दिखाते हुए मुख्यमंत्री पद का स्वीकार किया है, वो इस सरकार में तमाम तरह की बात कही, उन्होंने धन्यवाद दिया। और उसके बाद देवेंद्र फडणवीस तैयार हुए और वो राजभवन भी पहुंचे। राजभवन की एक दिलचस्प बात है, जैसे ही एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री पद की बात आई सामने, शपथ की बात थी, तो 2 कुर्सियां लगाई गई मंच पे, एक राज्यपाल के लिए और एक होने वाले मुख्यमंत्री के लिए। लेकिन जैसे ही खबर आई कि देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार हो गए हैं, उसी समय मंच पे तीसरी कुर्सी मंगाई गई और 3 कुर्सियां मंच पे लगाई गई। उसके बाद देवेंद्र फडणवीस आए, एकनाथ शिंदे आए, दोनों ने बारी बारी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और उसके बाद वो राज्यपाल से उनको ग्रीट किया राज्यपाल ने, और इस प्रकार खत्म हो गई पूरी शपथ की प्रक्रिया। आखिर ऐसा क्या हुआ? कि एकनाथ शिंदे जो उप मुख्यमंत्री बनने वाले थे वो मुख्यमंत्री बन गए। इसकी इनसाइड स्टोरी क्या हुई? चलिए मैं अपने विचार इस पर रखता हूं, जो भी मैंने पढ़ा देखा है मैं अपना विचार इस पे रख सकता हूं। जहां तक मेरी समझ है, मैं आपको ये बता सकता हूं कि अगर आप उद्धव ठाकरे कल का अगर उनका स्पीच देखें तो पूरी तरीके से हिंदुत्व, शिवसेना, बाला साहेब ठाकरे इसके इर्द गिर्द घूम रहा था। अगर आप उनके स्पीच सुने तो उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे ने बाला साहेब ठाकरे के बेटे को मुख्यमंत्री पद से हटाया है, जो सबसे बड़ी लाइन थी उस पूरे स्पीच की। और इसको काउंटर करने के लिए बीजेपी को एक मजबूत हथियार चाहिए था कि आखिर बाला साहेब ठाकरे के जो नाम है, जो उनका विचार है, उसको कैसे महाराष्ट्र में काउंटर किया जा सकता है। उसके लिए उन्होंने महाराष्ट्र की जनता को बताया कि अगर शिवसेना का मुख्यमंत्री हटा है तो एक शिवसेना का ही मुख्यमंत्री बनेगा। और उन्होंने इस बात से पुख्ता भी इनके इस निर्णय से ये बात भी पुख्ता होती है कि असली शिवसेना एकनाथ शिंदे के साथ है और उस पे उनका क्लेम भी रहेगा कि असली शिवसेना मेरे साथ है। और हम लोग हिंदुत्व पे आज भी अडिग हैं, असली शिवसेना हम हैं, हमारी विचारधारा हिंदुत्व को लेकर के हमेशा से रही है, वो आज भी रहेगी। ये तो हो गई हिंदुत्व की बात, भावनात्मक बाला साहेब ठाकरे काउंटर करने की बात। और एक बात जो मुझे लग रही है कि वो नहीं चाहते थे कि किसी भी प्रकार का सरकार में टूट हो आगे चल के। अभी 2.5 साल और बचे हैं सरकार के पूरा करने के लिए, तो उन्होंने सोचा कि शिंदे गुट के कोई भी विधायक इधर उधर ना भटके या इधर उधर बीच में कुछ गड़बड़ियां ना हो, उसके लिए इनको मुख्यमंत्री बनाया जाए ताकि 2.5 साल के लिए ये विधायक इंटैक्ट रहें और सरकार 2.5 साल अच्छे से चले। आखिर देवेंद्र फडणवीस सरकार में क्यों नहीं शामिल होना चाहते थे? इसके भी कई कारण हैं। क्योंकि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने का जो निर्णय था पूरे तरीके से बीजेपी के हाईकमांड का था। देवेंद्र फडणवीस जो पहले मुख्यमंत्री रह चुके थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि मैं इस सरकार का हिस्सा नहीं बनूंगा। और उन्होंने एक क्या उसको कहते हैं, उन्होंने एक दिशा दिखाई
और एक सिंबलिज्म की बात करी उन्होंने कि हम ये जो चीजें हो रही थी ये हम सत्ता के लिए नहीं कर रहे थे, हमारा सत्ता बिल्कुल ही मकसद नहीं था, इसलिए हमने अपना मुख्यमंत्री ना बनाते हुए असली शिव सैनिक एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना रहे हैं, जिससे कि अब उद्धव ठाकरे इस काउंटर भी ना कर पाए। उद्धव ठाकरे को ठिकाने लगाने का उनकी तरफ से पूरा प्रयास किया गया कि हम एक शिव सैनिक को ही मुख्यमंत्री बना रहे हैं, हम इसमें हमारा कोई रोल नहीं था, और हम बीजेपी सत्ता के लिए नहीं, हमने एक शिव सैनिक को जो जमीन से जुड़ के एक रिक्शा चालक को हमने मुख्यमंत्री बनाया, एक कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनाया, ताकि उद्धव ठाकरे अब जाके एक भावनात्मक अपील भी ना कर सके कि एक शिवसेना को हटा के कि कोई और अपने लिए मुख्यमंत्री बना। तो इससे बीजेपी के लिए ये इतने फायदे हुए। अब आगे देखना है कि इस पे उद्धव ठाकरे का क्या रिएक्शन आता है, क्या प्रतिक्रिया आता है, और ये देखना भी दिलचस्प होगा कि उप मुख्यमंत्री बनने के बाद देवेंद्र फडणवीस का कितना पकड़ रहता है सरकार पे, क्या मंत्रिमंडल में स्मूथली सब कुछ काम हो जाते हैं, किसका कितना पकड़ होता है। ये तमाम तरह की जानकारियां जो भी हमें मिलेगी आगे आने वाले समय में हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।